Hello, प्यारे स्टूडेंट. टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले द स्पेस अराउंड, किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस होता है उसमें कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसे उस के अराउंड मैग्नेटिक रीजन बोला जाता है और उसे ही मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है. द स्पेस अराउंड any magnet or a current carrying conductor experiences magnetic influence. Is called magnetic field. It is denoted by, इसको हम B से डिनोट करते हैं, कैपिटल B. इट इज डिनोटेड बाय B. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. जैसा कि हम जानते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है. दैट्स वाई इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. इट इज मेजर्ड इन टेस्ला. इसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं. एंड इट्स सीजीएस यूनिट हो सकता है. इज गॉस. और और भी हो सकता है इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर. अब बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ magnetic field lines passing through normally
from a given area. It's called मैग्नेटिक फ्लक्स. इसको हम फाई से डिनोट करते हैं. इट इज denoted by फाई. ये डॉट प्रोडक्ट होता है बी और ए का. इसको आप लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, वेयर ए इज द एरिया नॉर्मल on the surface through which magnetic field line crossing. अब जैसे देखिए ये कॉइल है और इससे ये फील्ड लाइन इधर ऐसे जा रही हैं, तो एरिया नॉर्मल भी इधर ही होगा इस पे सरफेस पे. ए और बी, ए एरिया नॉर्मल और बी मैग्नेटिक फील्ड थीटा दोनों के बीच में जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा. फाई विल बी मैक्सिमम इन दिस केस. अब देखिए यदि ऐसे हो, फील्ड इधर जा रहा है और एरिया नॉर्मल इधर है, तो दोनों के बीच एंगल 90 हो गया. ये ए हो गया और इधर बी जा रहा है, ये ए है, तो थीटा बिटवीन बी एंड ए 90 डिग्री. तो फाई मिनिमम होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0. यूनिट ऑफ magnetic flux is Weber. और इसे हम लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि फाई बराबर बी ए होता है, तो बी का टेस्ला हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया. अभी तक आप लोगों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसे एंड लाइक इट टू गेट मोर फर्दर वीडियोज ऑन चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. तो इस चैप्टर में जो है मूविंग चार्ज, चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा कंडक्टर के अंदर, और मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ द चार्ज इन द कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. दिस वाज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय द ओरस्टेड and Weizsäcker was the scientist who made law to find magnetic field
around any conductor at certain distance. तो सबसे पहले according to Oersted any current carrying conductor any current carrying conductor produce magnetic field around it this magnetic field around the wire or conductor in the form of concentric circles जिनका सेंटर कहाँ पे लाइज करेगा, whose center lies at the wire itself. अब जैसे देखिए यहाँ पर ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ओरस्टेड ने ये फाउंड किया कि कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड होगा. मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अराउंड इट कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स. तो ये जो मैंने डॉटेड दिखाया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजनरी लाइंस होती हैं, तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी वजह से ये फील्ड आ रहा है. तो ये इन सभी सर्कल्स का सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है, वायर पे ही लाई कर रहा है. जितना दूर चले जाएंगे हम इससे वायर से, यदि आर जितना ज़्यादा होगा बी उतना कम होता चला जाएगा. अब देखिए बायोट-सैवर्ट ने एक लॉ बनाया टू फाइंड आउट बायोट-सैवर्ट ने एक लॉ बनाया कि जैसे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जैसे इसमें, और इससे आपको इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है और ये इसमें करंट है. तो करंट होगा तो इसके अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड होगा. अब मान लीजिए आपने डीएल यहाँ पर लिया, ये इतना लेंथ इस पर करंट एलिमेंट है, क्योंकि पूरे वायर में करंट है तो ये छोटे से एलिमेंट में भी करंट होगा, इसलिए इसे करंट एलिमेंट बोला जाता है. और ये डिस्टेंस आर मान लीजिए. ये यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये डीएल और आर के बीच में थीटा इज द एंगल, और करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, इस कंडक्टर पे हम एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करेंगे, डीएल बी द
स्मॉल करंट एलिमेंट। ऑन द वायर। अब देखिए छोटा सा एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मान लेते हैं छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB है, वो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब जितना अधिक करंट वायर के अंदर होगा उतना ज़्यादा इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। जितना बड़ा एलिमेंट लेंगे उतना ज़्यादा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल ऑफ थीटा। साइन एंगल ऑफ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन dl एंड r, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। एंड आल्सो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब जब हम इन चारों को कंबाइन करेंगे, बाई कंबाइनिंग 1 2 3 4, तो वी विल गेट ए रिजल्ट dB इक्वल्स टू k I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी वायर के अराउंड इट। के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है μ0/4 और इसकी कैलकुलेट करके भी वैल्यू आती है 10⁻⁻7। तो हम जब इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो dB हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻7 I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। तो दिस इज़ द डिजायर्ड रिजल्ट। इसका हम काफ़ी यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। तो ये है क्या? ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है? जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसकी वजह से हमें पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने वो छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करके उस छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। अब देखिए इसका यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे लूप के सेंटर पे इनफाइनेटली स्ट्रेट वायर की वजह से किसी r डिस्टेंस पे निकालेंगे। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद कर लीजिए। ये इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये आपको यूज करना होगा। अब आता है ये 3 मार्क क्वेश्चन है। ये CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फाइंड, ऐसे लिखा आएगा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप at its center by using Biot-Savart law. थ्री मार्क क्वेश्चन है ये CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो सबसे पहले इसमें हमें एक लूप बनाना होगा। लूप होगा तो उसकी कुछ रेडियस होगी, रेडियस होगा उसका सेंटर होगा, उसके अंदर कुछ करंट हम फ्लो करा देते हैं। सपोज करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। यदि करंट लूप में यदि क्लॉकवाइज होता है तो फील्ड नीचे की तरफ होता है, तो फील्ड विल बी डाउनवर्ड। ये देखिए, यदि हम अपनी फिंगर्स को ऐसे फ्लैप राउंड करते हैं तो ये करंट का डायरेक्शन दे रहा है, तो ये हमारा जो थंब नीचे की तरफ जा रहा है, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे करंट इज इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो फील्ड कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया, यदि किसी भी लूप में करंट का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो वो फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और यदि करंट साउथ क्लॉकवाइज है तो वो फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो सिंगल लूप में दोनों दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ एज वेल एज साउथ। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हमें यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप है जिसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, ओ इसका सेंटर मान लीजिए, और मैंने बताया था फील्ड विल बी डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउन द पेपर, वर्टिकली डाउनवर्ड, अंदर की तरफ है। फील्ड नीचे की तरफ होगा। हमारा एम है यहाँ पे फील्ड निकालना, वो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो हमें निकालना है। तो देखिए, आई हम मान लेते हैं, लेट आई बी द करंट flowing in the loop of radius r। O इसका सेंटर मान लीजिए, O इज द सेंटर ऑफ द लूप। O इज द सेंटर ऑफ द लूप वेयर, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसका यूज़ करना है, बायोट सेवर्ट का यूज़ करके निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा हम करंट एलिमेंट ले लेते हैं, डी एल बी द स्मॉल। तो लेट डी एल बी द स्मॉल करंट एलिमेंट ऑन द लूप। अब यदि इसमें करंट इधर जा रहा है तो इस डी एल एलिमेंट में भी करंट इधर ही होगा इसके अलोंग, और ये इसका आर मान लीजिए, ये डिस्टेंस आर है। तो डी एल और आर के बीच में ये आर हो गया, तो ये डी एल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री। हेयर एंगल बिटवीन बी एंड डी एल is 90 degree. By using Ampere's Biot-Savart law, क्या होता है, डी बी स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल
साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। पॉइंट जहाँ पे निकालना है वो सर्कमफेरेंस से कितना दूरी पर है, आर रेडियस पर है, तो यहाँ पर आर डिस्टेंस हो जाएगा जहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, थीटा 90 हो जाएगा। मैंने बताया थीटा 90 कैसे होगा, तो ये डी बी विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए। मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब देखिए हमारा एम जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालना है पूरे लूप की वजह से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर, सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप, हमारा एम तो पूरे लूप की वजह से निकालना है ना, होल लूप। तो कम से ज़्यादा के लिए जब भी हमें कम से ज़्यादा के लिए काम करना होता है तो हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो हम डी बी को इंटीग्रेट कर देंगे तो बी विल बिकम ऐसे आएगा। जब यहाँ पे हम डी बी की वैल्यू डालेंगे, डी बी हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 91 हो गया था अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये डी एल एलिमेंट पूरी सर्कमफेरेंस पे घूम सकता है ऐसे करके, क्योंकि एलिमेंट आपने यहाँ लिया है, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी कहीं पे भी ले सकते थे, तो एंगल हमेशा 90 ही रहेगा। तो बी जो आएगा, यहाँ पे डी एल वेरिएबल है तो लिमिट क्या हो जाएगी, डी एल कहाँ मूव कर सकता है, पूरी सर्कमफेरेंस पे मूव कर सकता है, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई आर। तो जब इसको ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ये बाहर आ जाएंगे और डी एल अंदर रह जाएगा, लिमिट 0 to 2 पाई आर। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए डी एल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी एल, और 1 को लिख सकते हैं एल की पावर 0 डी एल। तो जब इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन लेते हैं तो पावर में ऊपर एक ऐड हो जाता है, ऐसे ही नीचे भी एक ऐड हो जाता है, तो ये आ जाएगा एल की पावर 1 अपॉन 1, तो ये एल आ जाएगा। तो डी एल को आप एल लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 0 to 2 पाई आर। तो ये आपके पास आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर। अपर लिमिट पहले लिखते हैं, एल की जगह एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो आप देखेंगे एक आर से आर कटेगा, 2 पाई से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो रिजल्ट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये आप फॉर्मूला जब लगाएंगे, जब आपको बोला जाएगा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यदि मान लीजिए इस लूप में नंबर ऑफ लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, इन द लूप, तो बी आपका कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा एन टाइम हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता हाफ ऑफ द लूप, यदि इसके लिए हाफ ऑफ द लूप के लिए पूछते, तो इसका रिजल्ट आधा हो जाता, बी डैश हो जाता कुछ, इसका आधा कर दीजिए तो ये 4R हो जाएगा। यदि बोलता 3/4 ऑफ द लूप, तो आप इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते,
तो बी आपका हो जाता 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन आर। अब देखिए, यदि हमें किसी आर्क लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि पीछे हमने किया था पूरे लूप की वजह से, अब नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क लेंथ। तो देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक आर्क लेंथ है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट फ्लो होगा तो एज पर द ऑरेस्टेड एनी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इस आर्क लेंथ के भी अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड होगा। आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कल। आर्क क्या है? एक सर्कल का पार्ट होती है। सर्कल का पार्ट होगी तो उसका एक सेंटर भी होगा, तो इसका हम सेंटर मान लेते हैं। ये एक ऐसे करके ये आर्क अल्फा एंगल बना रही है एट इट सेंटर। इस पे आप छोटा सा एक करंट एलिमेंट डीएल ले सकते हैं, क्योंकि पूरे वायर में करंट है, तो एल में है तो डीएल में भी होगा, तो छोटे छोटे सभी एलिमेंट्स में करंट होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ लगा सकते हैं टू गेट पॉइंट एट पॉइंट ओ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगेन अप्लाई बायोट सेवर्ट लॉ। डी बी इक्वल्स टू कितना था, मी नॉट अपॉन 4 पाई। इसको याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी है ये फॉर्मूला, आई डी एल साइन थीटा। अब देखिए, डी एल आपने ये लिया है और आर ये है रेडियस, आर रेडियस है ये, क्योंकि ये आर्क है, आर्क का सेंटर होगा, तो ये सेंटर से सर्कमफेरेंस को जो लाइन ज्वाइन करती है वो रेडियस होती है, तो ये रेडियस हो गई। यहाँ पे ये डी एल है और इसके डी एल और आर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो आई डी एल साइन 90 अपॉन कितनी डिस्टेंस है ओ, जहाँ पे हमें फील्ड निकालना है आर, तो आर का स्क्वायर। तो डी बी इक्वल्स टू आ जाएगा मी नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन ये तो हमने छोटे एलिमेंट की वजह से निकाला है। हमारा एम क्या है? हमारा एम है पूरे लेंथ एल की वजह से निकालना है। मान लीजिए एल इसकी लेंथ है, तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एल। तो मैंने बताया था कम से ज़्यादा के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दीजिए, बी डी बी वैल्यू डाल दीजिए, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। बड़े आराम से कर सकते हो, जस्ट आपको बेसिक्स को इंटैक्ट रखना है और टॉपिक बहुत आसानी से फिर होने लग जाता है, जंप नहीं होता फिजिक्स में। अब यहाँ पर बी आपके पास वी हैव टू फाइंड आउट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगेन जैसे पहले हमने इनको बाहर लिया था, यहाँ पे भी डी एल ही वेरिएबल है, तो लिमिट वहाँ पे 0 to 2 पाई आर डाली थी, क्योंकि पूरा लूप था। यहाँ पे एक एल लेंथ है, तो लिमिट 0 to L चला जाएगा। तो बी आप निकाल पाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। और लिमिट यहाँ पर जैसे पहले बताया था डी एल का एल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एल इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to L। बी यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। अल्फ़ा एल की जगह अपर लिमिट एल रख दीजिए, एक बार लोअर लिमिट 0 डाल दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो लेंथ के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड यदि है तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, हम जानते हैं एंगल इक्वल्स टू क्या होता है,
आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ कितनी है, एल और आर। एंगल कितना बना रही है ये पूरी आर्क, सेंटर पे अल्फ़ा, तो इसको अल्फ़ा लिख दीजिए, इसको एल लिख दीजिए, इसको आर लिख दीजिए। तो यहाँ से एल इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फ़ा आर। इसको आप यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये भी एक रिजल्ट है लेकिन इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, वन में डाल दीजिए, तो बी आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r²। एल की जगह अल्फ़ा आर, एक आर ने आर को मारा, तो आपके पास आया म्यू नॉट आई अल्फ़ा अपॉन में 4 पाई r। तो ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। ये आप जब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया हो तब ये वाला यूज करिए, जब लेंथ दिया हो तो ये वाला यूज कीजिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज द रिजल्ट। अब हम लोग मूव करते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हमें एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए आर डिस्टेंस बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। फाइंड magnetic field due to an infinitely long conductor. By using बायोट-सेवर्ट लॉ। अब देखिए यहाँ पर आप एक बड़ा सा वायर ले लीजिए, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वेरी स्ट्रेट लॉन्ग वायर भी बोला जाता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर भी बोला जाता है। आई इज करेंट फ्लोइंग इनटू इट, और आप इसे यहाँ पर मान लीजिए ये डिस्टेंस ए है जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट पी है। तो एक यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट डी ले लीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये वैसे तो बहुत लंबा है, इस इतनी लेंथ को ये पी, ये क्यू और इसको आर बोल दीजिए पॉइंट को, तो ये डी एल लेंथ ले लीजिए इससे। तो बाई पाइथागोरस से ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल मैंने बताया था डी एल और आर के बीच में क्या होता है, एंगल कितना होता है, थीटा होता है। और इसको आप ये 90 दिखाई दे रहा है और इस एंगल को फाई मान लीजिए। तो बाई पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास L² प्लस A²। अब लेट P be the point at a distance small r, small a from the conductor
where we have to find out magnetic field. तो बायोट सेवर्ट का यूज करना है, तो बाय यूजिंग DL, पहले लेट DL बी द स्मॉल करंट एलिमेंट। ये पार्ट भी लिखना ज़रूरी होता है, इससे ग्रिप बनती है सब टॉपिक पे। लेट DL बी द स्मॉल करंट एलिमेंट on the wire due to this small current element dB be the magnetic field. At point P, तो देखिए बाय यूजिंग ये हमें लिखना होगा बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ हमें क्या बताता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। R की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस R और P के बीच में डिस्टेंस L स्क्वायर प्लस अंडर रूट A स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब देखिए हमें इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, ये तो छोटे एलिमेंट्स की वजह से आया है ना मैग्नेटिक फील्ड। अब इन ट्रायंगल PQR तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 90 प्लस फाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा फाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 90, 90 उधर ले जाएंगे तो 180 में से 90 बचेगा। और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 90 माइनस फाई, लिख सकते हैं। इसका यूज करेंगे, यहाँ डालेंगे। अब देखिए यदि हम साइन 90 माइनस थीटा की जगह 90 माइनस फाई डाल सकते हैं, तो ये 90 माइनस फाई डालेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस फाई। एक्चुअली हम एंगल फाई को वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थीटा की जगह ये जाएगा, पहली चीज़। तो आपके पास dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL, साइन को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस फाई।
और ये है आपके पास एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन 90 माइनस 5 कॉस 5 होता है, तो ये रिजल्ट विल बिकम हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस 5 ओवर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यदि उस ट्रायंगल पीछे जो मैंने बनाया था tan फाई लगा देते हैं, तो tan फाई क्या आएगा, एल अपॉन ए। तो यहाँ से एल आ जाएगा ए tan फाई। इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये डी एल हो जाएगा ए tan का सेक स्क्वायर फाई होता है, फाई का डी फाई। तो ये डी एल की जगह ये जाएगा, और यहाँ पे एल की जगह एल ही रहेगा, एल की जगह ये डाल देंगे। तो ये इक्वेशन आपकी 2 जो है, अब इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये आपकी बन जाएगी डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल कॉस फाई। डी एल की जगह डाल दीजिए ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई ओवर एल की जगह डाल सकते हो आप ए स्क्वायर tan स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर। तो नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और नीचे ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर फाई हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई होता है, इसको सेक स्क्वायर फाई लिख देंगे। तो डी बी आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ए से एक ए कट जाएगा, तो आई अपॉन ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई ओवर सेक स्क्वायर फाई। और यहाँ पर कॉस फाई और रह गया था, ये मिसिंग है, अभी लिख लीजिए इसको, कॉस फाई। कॉस फाई भी आएगा यहाँ पर, तो ये इंटू कर दीजिए यहाँ पे कॉस फाई, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर कॉस फाई रह गया था पीछे। तो आपके पास अब रिजल्ट बचा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। अब देखिए यदि पीछे डायग्राम पे जाएं, तो देखिए यदि एलिमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो हमारा एंगल कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। यदि यहाँ लेते हैं एंगल एलिमेंट, तो हमें ये ज्वाइन करना पड़ता है, ऐसे ऐसे ज्वाइन करना पड़ता, तो ये एंगल और बढ़ जाता। तो ये क्योंकि इनफाइनाइट बायर है, तो इसका एंड पता नहीं कहाँ होगा, तो ये वाली लाइन बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट -π/2, ऐसे यदि एलिमेंट ऊपर लेते तो ये एंगल ऐसे, फिर यहाँ लेते तो ऐसे, ये बढ़ता चला जाता। तो लिमिट जो हो जाएगी हेयर ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बी हो जाएगा, और यहाँ पर ये बाहर आ जाएंगे, ये तो वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, 4 पाई ए एंगल वेरिएबल है, तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन फाई होता है, और लिमिट -π/2 से +π/2, अभी पीछे आपको बताया था। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई को साइन 90 माइनस साइन -π/2, और साइन माइनस थीटा को आप लिख सकते हो माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो बी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए, ये 1 और ये भी 1,
तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो ये रिजल्ट होगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का। Now move to the next part of the chapter, Ampere circuital law. जैसे हमने अभी पीछे बायोट-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो तरीका है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इससे एक बेहतर तरीका है, यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एम्पियर सर्कुइटल लॉ से इजीली निकल सकता है। तो पहले हम करेंगे स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुइटल लॉ, फिर उसके एप्लीकेशंस करेंगे। देखिए, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुइटल लॉ। ये भी 3 मार्क क्वेश्चन है। आज का लेक्चर जो है बेसिकली सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। सीबीएसई में पूछा जाता है कई बार 3 मार्क्स में, और इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुइटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल, अभी आपको समझ आएगा क्या लिख रहा हूँ। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B is equals to mu naught times current threading the loop। स्टेटमेंट है ये। अभी मैं इसको प्रूफ करूँगा। देखिए, ये लाइन इंटीग्रल के लिए साइन लगाया जाता है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुइटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इंडक्शन इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट टाइम्स करेंट थ्रेडिंग द लूप। अब जैसे ये स्टेटमेंट, अब हमें इस साइड से ये साइड लेकर आना है। अब जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इसमें ऐसे करके आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एज पर द और स्टेट एनी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड अराउंड इट दिस मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर एम्पियर ने क्या किया, एम्पियर ने कहा कि आप एक वायर ले लो और उसके अराउंड इट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसने भी माना कि ये राउंड होता है अराउंड द वायर, और इन सभी सर्कल्स का सेंटर वायर पे ही होता है। उसने कहा कि आप इस पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो डीएल। अब देखिए, करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल को टच करते हुए जाएगा। तो एंगल लेट आई बी द
current flowing in the straight wire तो ये क्या हमने एज्यूम किया है, ये आर रेडियस जहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस देखना है उतनी दूरी पे एक लूप एज्यूम कर लिया है. तो लेट आई बी द करेंट फ्लोइंग इन द स्ट्रेट वायर. वी हैव एज्यूम्ड an Amperian loop ऑफ रेडियस. ये इमेजनरी लूप होता है आर. एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज 0. मैंने बताया क्योंकि वो उसको टच करते हुए जाएगा, टेंजेंट होगा, तो एंगल 0 हो जाएगा. तो इस पार्ट के बाद आगे जाते हैं. तो यहाँ पर बी डॉट डी एल, इसको आप लिख सकते हो बी डी एल कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट है. थीटा मैंने बताया था टेंजेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, तो फाई बी डी एल हो जाएगा. बी आपको कितना होता है स्ट्रेट वायर की वजह से, पीछे अभी निकाला था हमने, स्ट्रेट वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. यदि ए डिस्टेंस लिया है फ्रॉम द वायर तो ये हो जाएगा, यहाँ डाल दीजिए इसको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए डी एल. ये सब बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए डी एल. अब पूरा जो लूप लिया है एम्पीरियन वो डी एल करके पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, तो उसका भी डी एल पूरा समेशन 2 पाई ए आएगा. इसने इसको मारा तो ये आएगा म्यू नॉट आई. तो हमने प्रूफ कर दिया बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. तो लाइन इंटीग्रल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आपने जो एम्पीरियन लूप बना है वो एक सर्कमफेरेंस है, मतलब लाइन से ही बन रहा है. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट थ्रेडिंग द लूप. उस लूप के अराउंड जो करेंट जो वायर है उसके अराउंड जो लूप है उसमें करंट कितना वायर में जा रहा है, आई. तो ये स्टेट एंड प्रूव हो गया. नाउ अब हम लोग करने जा रहे हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. यदि आपसे पूछा जाता है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight conductor by using एम्पियर सर्किटल लॉ. इसे शॉर्ट में आप ACL भी बोल सकते हो, एम्पियर सर्किटल लॉ. डायग्राम में नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ. अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज ऑन द टॉपिक्स रिलेटेड टू फिजिक्स. ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है,
तो इसके अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम एक लूप एज्यूम कर लेते हैं इसके अराउंड इट, उस पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट डी एल ले लेते हैं। डी एल भी इधर होगा और बी भी इधर होगा, तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से थीटा जीरो हो जाएगा। जीरो एज बी एंड डी एल इज जीरो बाई अप्लाई ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या था? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट थ्रेडिंग द लूप। लगा दीजिए, आसान है इससे करना। बी डी एल कॉस जीरो म्यू नॉट आई। बी हमें निकालना है, कॉस जीरो वन, डी एल म्यू नॉट आई। बी इंटू डी एल, ये डी एल करके पूरा कितना हो जाएगा? ये ए डिस्टेंस है जहाँ पे आपने एलिमेंट एज्यूम किया है, एम्पीरियन लूप एज्यूम किया है, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई ए म्यू नॉट आई। तो बी यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। अब देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके सोलिनॉइड और टॉरॉइड, पहले सबसे पहले बताते हैं आपको सोलिनॉइड क्या होता है। तो सोलिनॉइड देखिए, ये इस प्रकार से, जैसे देखिए ये एक इंसुलेटेड बेस है जिसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स बैक टू बैक लगे हुए होते हैं। और ये मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा हो, यहाँ से करंट ऐसे बाहर आ रहा है। इसकी एल लेंथ है, एल लेंथ है इसका, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो बैक टू बैक टर्न्स हैं इसमें। अभी इधर आई इज द करंट, आई इज ए करंट फ्लोइंग इन द सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड को पहले डिफाइन कर देते हैं। तो सोलिनॉइड होता क्या है? इट इज ए लॉन्ग हेलिक्स विच इज, पूछा जाता है ये 1 मार्क में, wrapped over an insulated base। अब देखिए, हमारा पूछा जाएगा कि सोलिनॉइड क्या होता है, और सोलिनॉइड की जो ये कोर पार्ट होती है, इसको मैं कोर पार्ट बोलता हूँ। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें। तो देखिए, इसमें बाय यूजिंग हमको क्या करना है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid। हमें यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप मानेंगे, मान लेते हैं ये ऐसे करके एक एम्पीरियन लूप है। अब देखिए, मैंने बताया था बैक टू बैक करंट होता है, तो एक एंड
नॉर्थ होगा, एक एंड साउथ होगा, क्योंकि एक ही फेस में दो, एक ही लूप में दो फेस होते हैं, एक एंड यदि नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, डिपेंडिंग अपॉन द करंट का सेंस किस किस डायरेक्शन में है। यदि नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज है सेंस करंट का, तो वो नॉर्थ पोल की तरह होगा, और दूसरा साउथ की तरह होगा। तो ये बहुत सारी टर्म्स हैं, मतलब बहुत सारी कॉइल्स बैक टू बैक लगी हुई हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिनॉइड बोलते हैं। तो सॉलिड, जब एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होता है तो बहुत सारी कॉइल के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सॉलिनॉइड की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें यदि ज़्यादा फील्ड चाहिए तो हमें एक सिंगल कॉइल तो लगाएंगे नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होगी जिसको हम सॉलिनॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस के अलोंग निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। इसका नाम, मैं इस डायग्राम को दोबारा इस पर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए सॉलिनॉइड बना लेते हैं फिर से। बैक टू बैक टर्न्स होते हैं, मैंने बताया था। तो ये करंट ऐसे आएगा। अब आपको इस एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो एक यहाँ पे लूप एज्यूम कर लीजिए, रेक्टेंगुलर लूप एज्यूम कर लीजिए, ए बी सी डी। तो लेट, पहले लिख लीजिए, लेट आई बी द स्मॉल, आई बी द करेंट। करेंट का होना ज़रूरी है, करेंट होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेट आई बी द करेंट इन द सोलेनॉइड। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, area of the solenoid, तो फील्ड लाइन यदि ये नॉर्थ पोल है तो फिर इससे ऐसे निकलेंगी, ऐसे कवर करके इस एंड से इस एंड पे जाएंगी ऐसे करके। तो ये जितना भी फील्ड होगा इसके अंदर से कन्फाइन होगा मैक्सिमम, तो इसलिए यहाँ पे फील्ड भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर देखिए, बाई अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहता है वो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बराबर होता है, एन यहाँ कैपिटल ले लेना, अभी मैं बताता हूँ क्या है ये, म्यू नॉट आई। एन मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर, टोटल नंबर लिख लीजिए, टर्न्स इन द सोलेनॉइड। अब देखिए स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या बोलते हैं इसे, स्मॉल एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। काफ़ी टर्न होते हैं। अब देखिए, अब यदि हम इस लूप को ब्रेक करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ से चल सकते हैं, ए से बी, बी डॉट डी एल, क्योंकि ये पूरा ये क्लोज कर रहा है ना, तो ये पूरे के लिए बता रहा है, तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए,
बी डॉट डी एल, ये डी है, और ये कितने के बराबर होता है, एन म्यू नॉट आई। अब आप यदि ध्यान से देखें, डी एल यदि यहाँ लिया होगा इस पर, तो डी एल और बी इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, इसके लिए एंगल हो गया बी एंड डी एल के बीच में एंगल थीटा हो गया 0। यदि हम बी टू सी के लिए बताएं, इस वाले पार्ट के लिए, बी एंड डी एल आप यहाँ पे लेंगे और बी इधर है, क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यदि इस पार्ट की बात करें, तो इस वाले पार्ट में क्या है, सी टू डी, क्योंकि ये लॉन्ग हेलिक्स होता है, तो फील्ड लाइन एक एंड से दूसरे एंड पे निकलती है, तो वेरी नियर टू इट। अब आप देख रहे हैं इस सरफेस के आसपास फील्ड लाइन नहीं है, तो ये टर्म वैसे जीरो हो जाएगा। एंड डी टू ए, इस पार्ट के लिए भी क्या हो जाएगा, बी और डी एल के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। जब भी डॉट प्रोडक्ट में 90 आता है तो एंगल 90 होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म आउटसाइड वेरी क्लोज टू द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती ही नहीं है, तो वहाँ पर फील्ड वैसे 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा बी डॉट डी एल ए टू बी इक्वल्स टू एन म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे बी डी एल कॉस 0 एन म्यू नॉट आई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से डी एल का इंटीग्रेशन आएगा एल के बराबर, एल इज ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड के, तो इसको आप बी एल लिख दीजिए, एन म्यू नॉट आई, तो यहाँ से बी निकल के आएगा एन बाई एल म्यू नॉट आई। तो ये फील्ड आ गया, स्मॉल एन लिख सकते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था इसको, एन बाई एल को। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमें निकालना था। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज इन फिजिक्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड भी एक सॉलिनॉइड ही होता है। बहुत सारा टर्न्स यदि बैक टू बैक हो, पर यूनिट लेंथ में बहुत सारे टर्न्स हो, तो हम कह सकते हैं एंडलेस सॉलिनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। तो हम यहाँ पर टोरॉइड के बारे में बात करते हैं। टोरॉइड ये भी एक सॉलिनॉइड ही होता है, लेकिन ये इसके पर यूनिट लेंथ में काफ़ी टर्म्स होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं टोरॉइड। देखिए, इट इज ए एंडलेस सॉलिनॉइड। क्या लिखेंगे इसको, एंडलेस। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, इसलिए इसे एंडलेस बोला जाता है। इट इज एंडलेस सॉलिनॉइड termed as toroid। पहले टोरॉइड बना लेते हैं। देखिए, बैक टू बैक टर्म्स होते हैं, तो ये हम क्या बना रहे हैं, है तो ये सॉलिनॉइड ही ना एक तरह से, लेकिन यहाँ पे पर यूनिट लेंथ में क्या है, टर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसे हम टोरॉइड बोल देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से करंट एंटर किया और इधर से बाहर आया, ओ इसका सेंटर है, आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है,
ठीक है। अब देखिए, जितना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से आता था उतना ही टॉरॉइड की वजह से भी आता है। फील्ड कहाँ कन्फाइन होगा? फील्ड देखिए, ये प्रत्येक जो लूप है, मैंने बताया था कि प्रत्येक लूप एक 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 फेस उसका नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो प्रत्येक लूप जो होगा इसका एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसका एक फेस नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। साउथ होगा तो एक एंड से फील्ड लाइन निकलेंगी, तो सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इस को मैं इस पार्ट को कोर पार्ट बोलता हूँ, इस कोर रीजन से कन्फाइंड होगा। ना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा आउटसाइड और ना ही यहाँ पर होगा, लेकिन मैं शो करके दिखाऊंगा कैसे नहीं होगा। तो देखिए, हेयर कैपिटल एन मान लीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इन द सोलेनॉइड। हमारा एम है, मान लीजिए आई, लेट आई बी द करेंट flowing in the loop, in the solenoid, in the toroid। आर इसका रेडियस मान लीजिए, स्मॉल आर बी द रेडियस। अब देखिए, हमें यहाँ पे करना है, तीन जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ये पूछा जाता है ड्यू टू ए टोरॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक बार हमें कहाँ निकालना है? सपोज इनसाइड निकालना है, तो एक लूप आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, इसे लूप 1 बोल दीजिए। ये दूसरा लूप इसी के अंदर आ जाएगा, लूप 2 बोल दीजिए। एक आपको सपोज करके मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालना है, तो ये देखिए, तो इसका रेडियस ये आपने आर लिया है, इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं इन कोर पार्ट। तो कोर पार्ट में क्या होगा? वी हैव एज्यूम्ड एम्पीरियल लूप of radius r। अब मैग्नेटिक फील्ड इसी से अंदर कन्फाइन होगा, तो जो आपने लूप लिया है वो उस प्रत्येक लूप से पास होगा। तो एंगल यहाँ पे भी, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज 0, क्योंकि करंट जो लूप में है तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लूप से ही पास हो रहा है, और लूप के अंदर ही आपने क्या लिया है? एम्पीरियल लूप को एज्यूम किया है। तो थीटा क्या हो जाएगा? दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से 0 हो जाएगा। बाई अप्लाई ACL एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल्स टू एन म्यू नॉट, एन भी लगा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, एन म्यू नॉट आई।
तो यहाँ पर आपके पास आ गया बी हमें निकालना है, डी एल वो cos 0 1 हो जाएगा, एन म्यू नॉट आई। तो डी एल करके वो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई, आर रेडियस मानी थी हमने कोर पार्ट की, एन म्यू नॉट आई। तो बी यहाँ से आ जाएगा एन अपॉन 2 पाई आर म्यू नॉट आई, जहाँ पर आप स्मॉल एन लिख सकते हो उसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 पाई आर स्मॉल एन। तो ये रिजल्ट हो जाएगा बी इक्वल्स टू एन म्यू नॉट आई। तो आप देख रहे हैं जो रिजल्ट सोलिनॉइड के लिए आया था वही टोरॉइड के लिए आया है। दूसरा एम था मैग्नेटिक फील्ड निकालना था हमें इनसाइड द टोरॉइड। इनसाइड द टोरॉइड मतलब जो आर जो है आर वन छोटा है आर से, तो कहने का मतलब आपका अंदर निकालना है। तो ध्यान से देखें तो ये जो लूप हमने लिया है एम्पीरियन लूप 1 जो लिया है उसके अराउंड कोई करंट नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं एज एम्पीरियन लूप 1 does not encloses any current करंट का होना ज़रूरी है लूप के अराउंड इट, तब भी फील्ड आएगा। तो आई क्या है लूप के अराउंड 0 है, बाई अप्लाई ए सी एल बी डॉट डी एल एन, एन आप छोटा भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई। तो यहाँ से आई 0 होने की वजह से ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो बी 0 हो जाएगा क्योंकि लेंथ तो 0 होगा नहीं, तो बी 0 होगा। अब आती है बारी आउटसाइड। यदि R1 R2 बड़ा है R से, ये हमारा थर्ड केस है, इसमें जो है हमें बाहर निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए कोई करंट नहीं है इसके अराउंड इट, तो अगेन आई बराबर 0 तो बी बराबर 0। आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।